बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं अली अवैस बांट, बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। आज हम डेमोक्रेसी के फिनोमिनन के ऊपर बात करेंगे कि ये फिनोमिना बुनियादी तौर पे क्या है। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसके टाइप्स को जानने की कोशिश करेंगे और इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म है वो भी आपसे शेयर करेंगे ताकि दोनों व्यूज़ आपके सामने आए और आप बेहतर चीज़ों का एनालिसिस कर सकें। बुनियादी तौर के ऊपर जो डेमोक्रेसी है, ये जो वर्ड ओरिजिनेट हुआ, ये बुनियादी तौर के ऊपर ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ जिसका नाम था डेमोस और क्रेटोस। डेमोस का मतलब था लोग, क्रेटोस का मतलब था पावर, यानी लोगों की पावर। अब बुनियादी तौर के ऊपर ग्रीक्स, आपको पता है कि ये डिफरेंट सिटी स्टेट्स के ऊपर, इसमें डिफरेंट सिटी स्टेट्स थी। इसमें से एक सिटी स्टेट थी जिसका नाम था एथेंस। एथेंस जो था वहाँ पे जो डेमोक्रेटिकली चीज़ों के ऊपर फैसले किए जाते थे। बुनियादी तौर के ऊपर वहाँ पे एक तबका था जिसको कहा जाता था डेमोस। डेमोस उनकी नेवी के लोग थे, नेवी के फ़ौजी थे। ये बुनियादी तौर के ऊपर ज़राअत से का काम करते थे या छोटे मोटे ताजर थे। तो ये जब जंग होती थी तो ये नेवी के स्पाई के तौर के ऊपर या नेवी के ऑफिसर के तौर के ऊपर काम करते थे। चूँकि नेवी जो थी वो जंग के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट थी, तो इस वजह से विली निली जो एथेंस थे, उनको जो डेमोस थे वहाँ के आम लोग जिससे मुराद है, उनको भी फ़ैसला साजी के अंदर रोल देना पड़ा। इसके बरक्स एथेंस का एक मुखालिफ सिटी स्टेट थी जिसका नाम था स्पार्टा। जो स्पार्टा था, स्पार्टा के अंदर बुनियादी तौर के ऊपर एरिस्टोक्रेट्स रूल करते थे, यानी अशराफिया रूल करती थी। और इन दोनों सिटी स्टेट्स के दरमियान एक आइडियालॉजी की लड़ाई भी थी। एक एरिस्टोक्रेसी के ऊपर बिलीव करती थी और दूसरी डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव करते थे। एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताता चलूँ कि वहाँ पे जो लोग पार्टिसिपेट करते थे गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग के अंदर, उनमें स्लेव्स, उनकी औरतें, उनके बच्चे और ऐसे लोग जो एक ख़ास, जिनके पास किसी भी तरह की प्रॉपर्टी वगैरह नहीं होती थी, वो इसके अंदर फॉल नहीं करते थे। एक स्टेप इससे आगे चलें तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये लाइमलाइट के अंदर आया मैग्ना कार्टा के बाद। मैग्ना कार्टा 1215 के अंदर हुआ, जिसमें जो ब्रिटिशर एम्परर था उसको बुनियादी तौर के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ले आया गया। यानी वो यूनानिमसली कोई भी फ़ैसला नहीं कर सकता था। उसको एक कानून का, एक कॉन्स्टिट्यूशन का, एक मसवदे का उसको पाबंद बनाया गया। और वक्त गुजरने के साथ साथ सारी पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास चलेगी और तकरीबन जो एम्परर था वो इम्पोर्टेंट हो गया। ये वो टाइम था जब ये टर्म्स जो है ये पूरी तरह से लाइमलाइट के अंदर आई। अब मैं थोड़ा सा इसकी टाइप्स के ऊपर बात कर लूँ। बुनियादी तौर के ऊपर एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है और एक रिप्रेजेंटेटिव या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है जिसमें बुनियादी तौर के ऊपर हर मामले के अंदर, हर डिसीजन के अंदर, हर लेजिस्लेशन के अंदर, हर रेगुलेशन के अंदर सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं और वोटिंग करते हैं। लेकिन इस तरह की जो डेमोक्रेसी है वो छोटे ग्रुप्स के अंदर, सिटी स्टेट्स जैसे ग्रीक्स के अंदर थी, वहाँ पे तो कामयाब थी। लेकिन आप अब जबकि मुल्क बहुत बड़े हो गए हैं, करोड़ों और अरबों में उनकी आबादी है, तो शायद इस तरह से हर चीज़ के ऊपर जो है वो वोटिंग करना और डायरेक्टली अपनी पावर को एक्सरसाइज करना जो है वो शायद वायबल नहीं रहा। तो अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है पूरी दुनिया के अंदर, यानी जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव करते हैं और वो जाके रूल्स और रेगुलेशन की फार्मूलेशन के अंदर, पॉलिसी फार्मूलेशन के अंदर लोगों के बिहाफ के ऊपर अपना रोल प्ले करते हैं। इसके बाद अगर मैं इससे आगे चलूं तो इसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी है और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी भी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर प्रेसिडेंट जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो बुनियादी तौर के ऊपर जो वज़ीर आज़म है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी शक्लें हैं, तो ये इसकी डिफरेंट किस्में हैं। इसके बाद ये कुछ चीज़ों की डेमोक्रेसी जो है, इसकी जो एंटोनिम्स हैं या इसके जो ओपोनेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं वो थोड़े से आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जो एब्सोल्यूट मोनार्ची है वो बुनियादी तौर के ऊपर ज़िद है डेमोक्रेसी की, जिसके अंदर एक ख़ानदान बुनियादी तौर के ऊपर रूल करता है। अगर मैं इसकी कोई एग्जांपल आपको दे सकूं तो सऊदी अरेबिया का जो रॉयल फैमिली है वो बुनियादी तौर के ऊपर इसकी एक एग्जांपल हो सकती है, जिससे आप एब्सोल्यूट मोनार्ची को समझ सकते हैं। इसके बाद अगर ओलिगार्की की बात करूं तो ओलिगार्की के अंदर भी जो बुनियादी तौर के ऊपर कोई ग्रुप या कोई ग्रोह बुनियादी तौर के ऊपर रूल करता है,
ये भी डेमोक्रेसी की ज़िद है, यानी कोई मजहबी तबका इसमें रूल करता है, या बुनियादी तौर के ऊपर कोई डिक्टेटर या मिलिट्री रूल करती है, कोई तबका रूल करता है, कोई नोबिलिटी रूल करती है, कोई अशराफिया रूल करती है। ये सारी ज़िद है बुनियादी तौर के ऊपर डेमोक्रेसी की। बिल्कुल इसी तरह जो डिक्टेटरशिप है वो भी बुनियादी तौर के ऊपर इसके बिल्कुल एक अपोनेंट व्यू है, और इसके एक वो फिनोमेना है जो बिल्कुल इसका अपोनेंट फिनोमेना है डेमोक्रेसी का। इसके बाद जब हम एक स्टेप आगे आते हैं तो डेमोक्रेसी के अंदर 3 पिलर्स होते हैं, पावर के 3 पिलर्स होते हैं, या 3 पिलर्स के ऊपर डेमोक्रेसी खड़ी होती है। एक लेजिस्लेटर, जो लोग कानून साजी करते हैं, ठीक है, वो जो लेजिस्लेटर्स के ऊपर खड़ी होती है। दूसरा एग्जेक्टिव, जो उधर का प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट जो है वो बुनियादी तौर के ऊपर एग्जेक्टिव्स के अंदर आएंगे। और तीसरा जुडिशरी। ये तीनों इसके इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के। अब एक स्टेप हम आगे चलते हैं, हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी को समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर डेमोक्रेसी खड़ी होती है। अगर मैं उन प्रिंसिपल्स की बात करूं तो सबसे पहले उसमें इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स आते हैं कि इंडिविजुअल की एक वर्थ होती है, इंडिविजुअल की एक इम्पॉर्टेंस होती है, इंडिविजुअल की सारे मामलात के अंदर एक से होती है, और उसके राइट्स का राइट जो है उसका ख्याल रखा जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट होता है, ये सारे राइट्स उसके पास, इस तरह के बाकी राइट्स भी उसके पास मौजूद होते हैं। फिर टॉलरेंस इसका दूसरा प्रिंसिपल है, क्योंकि हर बंदे को अपनी बात कहने की, बात करने की, बात को समझाने की और ओपिनियन मेकिंग की इजाज़त होती है, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने की इजाज़त होती है। तो लोगों के ओपिनियन सम टाइम आपस में कन्फ्रंट करते हैं, सम टाइम लोगों के व्यूज़ आपस में नहीं मिलते, उनके ओपिनियंस आपस में नहीं मिलते। तो टॉलरेंस भी होनी चाहिए ताकि माशरा ग्रो कर सके और एक हार्मनी के साथ आप चीज़ों को लेके चल सकें और आगे चला सकें। तो पहली इंडिविजुअल राइट्स, दूसरी टॉलरेंस, और तीसरी इक्वालिटी। इक्वालिटी के ऊपर जाऊं तो इक्वालिटी से मुराद ये है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एक, और इक्वालिटी बिफोर दी लॉ, यानी सारे लोग जो है वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करेंगे, सारे लोग कानून के अंडर होंगे। अगर हम पुराने टाइम में जाएं तो जो बादशाह होते थे, या हम कुछ मुल्कों में जाते हैं जो डिक्टेटर्स वगैरह होते हैं, वो कानून से ऊपर होते हैं, वो किसी कानून को नहीं मानते बल्कि वो कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं। जैसे पाकिस्तान में अगर हम ज़िया-उल हक की बात करें तो ज़िया कहता था कि मेरे लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, जो हमारा 1973 का आइन है, वो एक किताब से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इसको फाड़ देना चाहिए। वो इससे बड़ी नफ़रत करता था। तो इस तरह का बिहेवियर होता है। बादशाह जो थे वो हमेशा से जो कानून से जो है वो ऊपर रहे हैं, और जो दिल चाहता था, जो उनके मुंह से बात निकलती थी, वो कुरान और हदीस का रुतबा इख्तियार कर लेती थी, क्योंकि कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता था। तो बुनियादी तौर के ऊपर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इस कॉन्सेप्ट के ख़िलाफ़ है। रूल ऑफ लॉ, हर बंदा लॉ के अंडर आता है और हर बंदा इक्वल है बिफोर द लॉ। इसके बाद तीसरी जो चौथी चीज़ है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मेजॉरिटी रूल है। बुनियादी तौर के ऊपर जब डेमोक्रेसी होती है तो जो मेजॉरिटी होती है, मेजॉरिटी के पास एक एज होता है, क्योंकि वो कानून साजी के अंदर, वो ओपिनियन मेकिंग के अंदर, वो अपनी राइट को एक्सप्रेस करने के अंदर तादाद में चूँकि ज़्यादा होते हैं, तो उनके पास एक लेवरेज होता है कि वो किसी को अगर प्रेस करना चाहें, सप्रेस करना चाहें, रिप्रेस करना चाहें, तो वो इस सिचुएशन के अंदर वो थोड़ी सी उनके पास होता है कि वो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर क्या किया जाता है कि ये इंश्योर किया जाता है कि किसी भी तरह से जो माइनॉरिटी है उसकी विक्टिमाइजेशन की इजाज़त मेजॉरिटी को नहीं दी जाएगी। और इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी को विक्टिमाइज ना कर सके, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, एक कानूनी मसवदा बनाया जाता है। उस विक्टिमाइजेशन को रोकने के लिए, उस ऑपरेशन, एक्सपेक्टेड ऑपरेशन और सप्रेशन को रोकने के लिए कानून और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है जो उन लोगों का रास्ता रोकता है। अगर किसी डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म कर रही है या उनका इस्तेहसाल कर रही है, तो वो फंक्शनल डेमोक्रेसी नहीं है, उसको हम फंक्शनल डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। जेम्स मैडिसन जो था वो एक टर्म्स फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करता था, टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। तो बुनियादी तौर के ऊपर ये जो है कि डेमोक्रेसी के अंदर इस्तेहसाल की, मिनॉरिटी के इस्तेहसाल की इजाज़त
नहीं दी जाती। अब मैं कुछ अपोजिंग व्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप खुद एनालिसिस कर सकें और आपके लिए चीज़ों को इक्वेट करना और समझना ज़्यादा आसान हो जाए। सिर्फ नाम मुल्क के नाम के साथ डेमोक्रेटिक लगाने से कोई मुल्क डेमोक्रेटिक नहीं हो जाता। मसलन एक मुल्क है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है, ये एक मुल्क का नाम है अफ्रीका के। फिर एक मुल्क है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ये नॉर्थ कोरिया का पूरा नाम है। अब ये दोनों मुल्क आपको पता है कि इनके नाम के अंदर डेमोक्रेटिक शामिल है, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ नहीं है। एक बात। दूसरी बात, ये भी कहा जाता है, कुछ दानिश्वर ये भी ख्याल करते हैं कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी लेटर एंड स्पिरिट में पूरे असूल किसी भी दुनिया के मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी के अप्लाई नहीं हो रहे। कुछ सेलिएंट फीचर्स को अडॉप्ट किया गया है और उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। मसलन नॉम चॉम्स्की जो हैं वो अमेरिकन जो डेमोक्रेसी है उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं और उसको बुनियादी तौर के ऊपर प्लूटोक्रेसी का नाम देते हैं, यानी ये अमीर लोगों की डेमोक्रेसी है जिसमें 70% लोगों का कोई रोल नहीं है या कोई से नहीं है या कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो वो इसको इस तरह से देखते हैं। एक और मज़े की बात भी ये है कि ग्रीक से ये फिनोमेनन इनिशिएट हुआ, वहाँ से ओरिजिनेट हुआ, लेकिन जो ग्रीक फ़िलासफ़ी का बानी था जिसको हम सुकरात या सोक्रेटिस अंग्रेज़ी में कहते हैं, बुनियादी तौर के ऊपर सोक्रेटिस भी डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ था। जो प्लेटो है, प्लेटो ने अपनी जो किताब है जो बुक 6 ऑफ रिपब्लिकन्स है, रिपब्लिकन जो उसकी किताब है उसका जो 6th वॉल्यूम है, उसके अंदर उन्होंने बताया है कि सुकरात जो है वो एक करैक्टर के साथ डिस्कशन करता है और उस करैक्टर का नाम है एडिमेंटस। एडिमेंटस जो है, एडिमेंटस के साथ जब वो डिस्कशन करता है तो वो उसको तो सोक्रेटिस एक शिप को और एक सोसाइटी को एक सोसाइटी के लिए एक शिप को इस्तिआरन इस्तेमाल करता है और एडिमेंटस को कहता है कि क्या तुम उस शिप को चलाने के लिए ऐसे लोगों का इंतखाब करोगे जिनको शिप्स के बारे में, मैरी टाइम के बारे में, समंदर के सफ़र के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में एक्सपर्टीज़ हासिल है, या किसी भी कॉमनर को उठा के तुम कहोगे कि आप जहाज़ को चलाएं और आप जहाज़ को मैनेज करें और इसको समंदर के अंदर लेके जाएं? आप किसको? तो उसने कहा कि डेफिनेटली मैं ऐसे लोगों को उसके ऊपर लेके आऊँगा, उनको हायर करूँगा या उनको रिकमेंड करूँगा जो शिपिंग से और मैरीटाइम से और समंदर के सफ़र से और इन सारी चीज़ों के एक्सपर्ट्स हैं। तो उसने कहा कि बिल्कुल इसी तरह हमें डेमोक्रेसी के अंदर भी हम सारे लोगों को ये राइट्स दे देते हैं कि वो कंट्रीब्यूट करें डेमोक्रेसी के अंदर और फ़ैसला साजी में अपना रोल प्ले करें। हालांकि वो कहता है कि डेमोक्रेसी के अंदर हमें लोगों की तरबियत करनी चाहिए और उन लोगों को के हाथ में एक डिसीजन मेकिंग देनी चाहिए जिन लोगों के अंदर रैशनैलिटी है और डीप इनसाइट है पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम के बारे में, ताकि वो जो कंट्रीब्यूशन करे वो मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन हो। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स थे जो मैंने आपसे शेयर किए। अब मेरा अपना ख्याल, अगर मैं इसको रैप अप करूं आखिर में, मेरा अपना ख्याल ये है कि डेमोक्रेसी अभी तक जो हमने सिस्टम्स डेवलप किए हैं उनमें से सबसे एक बेहतरीन सिस्टम है, लेकिन इसमें ज़रूरत इस अमर की है कि हम पाकिस्तान में रहते हुए भी और दुनिया के अंदर भी लोगों को पॉलिटिकली ज़्यादा इनलाइटन करें, लोगों को पॉलिटिकली ज़्यादा अवेयर करें, ताकि और हर बंदे को, अगर वो एक्सपर्ट नहीं है, वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट ना भी हो, तो उसको इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो ज़रूर हो ताकि वो एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर सके और वो मीनिंगफुल चीज़ों को चला सके। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आप अगर इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Should fuck her in a Benz.